कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते दोस्तों। अभी मैंने अपने से बता दिया था कि अब हमें राजनीति विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी किताबों में क्या क्या चीजें दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम हमारी दो किताबें हैं, एक तो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, दूसरी है विश्व। ठीक है, तो अब हम एक एक जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसका हम ये जानेंगे। हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो कौन से पार्ट में आ रहा है। तभी हमारे मन में अगर माइंड सेट बनेगा तभी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहली किताब हमारे समकालीन विश्व में राजनीति। इस किताब में यह दिया गया है कि विश्व में राजनीति में क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत से। इससे पहले एक बार भी और सिलेबस में था जो इस बार हटा दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो विश्व में पहले क्या थी, दो दूरियां थी, एक तो था यूएसएसआर, दूसरा था यूएसए। ठीक है, तो इनमें यूएसएसआर का अंत हो गया था। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है सत्ता के समकालीन के अंदर। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं ये बताता हूँ। सत्ता के समकालीन, जैसे दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था तो एक दूरी रहा था, कौन सा, यूएसए। वो अगर जाता तो क्या बन जाता, विश्व में सुपर पावर बन जाता। तो उसको रोकने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, तो फिर क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे देशों ने अपने को इकट्ठा करके अलग अलग संगठन बनाए, जैसे ईयू, आसियान, सार्क। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उनका मुकाबला भी कर सके और उनकी सारी बातें वो उनको माननी भी नहीं पड़ेगी। तीसरा बात है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में हमें यह दिया गया है, जैसे हमारे भारत के पड़ोसी देश आप सारे जानते हो, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। इसमें से सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे, ये सारे लगभग सेम वर्ष में ही आजाद हुए थे। इसमें हम ये देखेंगे कि वहां पर शासन व्यवस्था किस प्रकार चली है, किसमें राजतंत्र है, किसमें संवैधानिक राजतंत्र है, किसी में अभी तक लोकतंत्र कायम हुआ है या नहीं है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन में यह है कि विश्व में ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला संगठन होना चाहिए जो पूरे विश्व में संदेश पहुंचा सके। तो हमारा सबसे बड़ा संगठन है एक, जिसका नाम है यूएन। एक तो ये हो गया, और भी छोटे छोटे संगठन है, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन हो गया, WTO हो गया। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं जो पूरे विश्व का निर्देशन देते हैं, नियम बनाते हैं। अगर कहीं विपरीत परिस्थिति हो गई तो उसको कौन संभाले। जैसे हमारे अभी कोरोना काल आया था तो आपने पढ़ा था कि WHO निर्देश दे रहा था। तो ऐसे संकट हो तब तो पूरे देश इसकी बात मान लें। ठीक है, और दवाइयां पहुंचाने में सुनिश्चित करते हैं। ऐसे व्यापार के भी नियम होते हैं और जैसे कानून व्यवस्था के भी नियम होते हैं, कुछ मानवाधिकार के भी नियम होते हैं। तो उनको कौन निर्देश करेगा, तो सब विश्व ने मिलकर क्या बनाया है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की है। फिर समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा दो प्रकार से दी जाती है। यानी सारे देश को क्या है, सारे देश स्वयं संप्रभु है, यानी अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको करनी होगी, अपने आप को ही करनी होगी। तो सुरक्षा दो प्रकार से की जाती है, एक तो होगी आंतरिक सुरक्षा, एक होगी बाहरी सुरक्षा। और खतरे भी दो प्रकार के, पारंपरिक खतरे और अपारंपरिक खतरे। तो इसमें हमें एक तो आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और एक बाहरी हमारे विदेशों से संबंधित हो गया, सीमा से सुरक्षा हो गया। ठीक है, तो दोनों प्रकार के खतरे हैं, उनसे हम कैसे निपटे। तो अपने विदेश नीति में वो क्या बनाएगा, उसके मित्र कौन होंगे, ठीक है, उसके पास आर्थिक संसाधन कैसे होंगे, तो उनका मुकाबला वो कैसे कर पाएगा, इसके लिए हम इस बात में अध्ययन करेंगे। फिर यह है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जैसे मानो स्वतंत्र हुआ, आजाद हो गया, अपने देश का संविधान बना लिया और अपने देश का धीरे धीरे आर्थिक डेवलपमेंट में लग गया। परंतु 1960 के दशक में वह यह भूल गया कि ये पृथ्वी को भी कुछ सीमित संसाधन है, जिसका हम जिस प्रकार से हमारे आर्थिक विकास के लिए उसका उपभोग कर रहे हैं, तो वो एक दिन क्या होंगे, हमें परेशान भी कर सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे उनको ये संकेत देने लगी कि अब आपकी क्या हो गई है, अति हो गई है। तो हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या है, तो ये 1960 के दशक में हमें धीरे धीरे चिंता लगी, जैसे ओजोन परत का क्षरण होना, फसलों का बर्बाद होना, लंबे समय तक सूखे पड़े रहना, मानसून का सही समय पर नहीं आना। तो तब जाके 1960 के दशक में हमें चिंता हुई, तो इसके लिए अलग अलग संगठन बने। ठीक है,
बाद में हमने पृथ्वी सम्मेलन की स्थापना की थी। फिर धीरे धीरे देशों को समझाया गया कि हम किस प्रकार से पृथ्वी को बचा सकते हैं, सतत पोषण क्या होता है, सतत विकास कैसे किया जाता है, तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे। अंतिम हमारा पाठ है वैश्विक गति में वैश्विक। वैश्विक का मतलब ये हो गया कि आज हम विश्व में देखते हैं कि पूरा विश्व कैसा लग रहा है, जैसे एक छोटा सा गांव है, ठीक है। तो उसमें क्या आ गया, परिवार में क्या आ गई, तेजी आ गई। तो हम कहीं भी बैठे हैं तुरंत वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से कहीं भी पैसे भेज सकते हैं, कहीं से भी सामान मंगा सकते हैं। तो ये ऐसा किसके कारण हुआ, ये हम इस बात में पढ़ेंगे, और इसके प्रभाव क्या क्या हुए हैं, इससे हमारे सामाजिक परिवर्तन क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, और राजनीतिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, ये होगी हमारी विश्व से संबंधित किताब। इसमें जो भी घटनाएं आएंगी सारे विश्व के बारे में आएगी। अब हमारी अगली किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस किताब में हम ये पढ़ेंगे कि जब से भारत आजाद हुआ है, ठीक है, और वर्तमान स्थिति तक हमारा जो राजनीतिक काल है वो कैसा है, हमने किन चुनौतियों का सामना किया है, हमारी शासन व्यवस्था क्या थी, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में जो जो हुआ है इस किताब में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बात हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस बार में ये भारत आजाद तो हो गया था, अब उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी, उन्होंने लोकतंत्र के लिए इतना संघर्ष किया था, तो अब उनको लोकतंत्र कैसे मूलभूत रूप से कायम किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये थी, तो उसमें आप चुनाव भी करवाने थे, लोगों को समझाना भी था, क्योंकि सारा क्या हो रहा था, पहली बार हो रहा था। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि हम लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप क्या क्यों दें और कैसे दिया जाए। इसमें ट्रेनिंग भी आती है, सारे लोगों को ये भी बताना है कि लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में समझाना। फिर दूसरी ये आती कि लोग जो गरीब थे उनको भी ये पता चलना चाहिए कि हम आजाद हो गए हैं, तो अब हमारे के लिए क्या क्या सुविधाएं होगी, देश का आर्थिक विकास भी करना था। ठीक है, ये चुनौतियों के बाद में हमने पढ़ा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो लगभग 3 आम चुनाव हो गए, तब तक एक ही पार्टी का हमारे देश में प्रभुत्व रहा था। वो भी कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। हालांकि हमने ये बहुदलीय व्यवस्था की शासन व्यवस्था बनाई थी, तो जब भारत आजाद हुआ और हमारी पुरानी सबसे पार्टी एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को लोग पूरे भारत में जानते थे, बाकी और ये पार्टी थी वो धीरे धीरे संघर्ष कर रही थी दौर में आने के लिए, परंतु वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही थी। तो इसका मतलब हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था होते हुए भी एक दल का प्रभुत्व रहा है। पूरा डिटेल से इस बात के अंदर देखेंगे। फिर तीसरा है नियोजित विकास की राजनीति, यानी 3 चुनाव हो गए लगभग 1960 और 65 के समय आ गया। अब अभी जो हमने तीसरी चुनौती थी हमारी कि हम गरीबों को समान भला कैसे कर सकते हैं, देश का आर्थिक विकास में हम समानता को कैसे लागू कर सकते हैं। तो अब हमें यह सामना करना था कि हमारे देश में विकास करने के लिए हम कौन सा नियोजित व्यवस्था अपनाएं। तो अब इसमें हम बढ़ेंगे, हमने बजट में क्या प्रावधान किया, हमने योजना आयोग बनाया, ठीक है, हमने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किया था। इसमें हम सारी चीजें ये पढ़ेंगे। फिर है भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध हम आप जानते हो, जैसे भारत पाकिस्तान के साथ कौन कौन से झगड़े चल रहे हैं, नेपाल के साथ कौन से विवाद चल रहे हैं, चीन के साथ कौन से संबंध चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम भारत के विदेश संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की छवि क्या है, जैसे आंतरिक स्थिति को देखते देखते हमें यह भी है कि हमारे विश्व में क्या छवि बन रही है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे विदेशी संबंध कैसे हैं। फिर है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनः स्थान। जैसे तीसरे पार्ट में हमने पढ़ा था एक दल का प्रभुत्व, यानी कांग्रेस की सरकार लगभग 3 आम चुनाव हो गए थे, आ रही थी। तो हम कांग्रेस प्रणाली में ऐसा क्या हुआ कि उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो उसमें आंतरिक रूप से क्या एक तो बदलाव हुआ, ऐसे कौन से फैसले थे जिसको प्रधानमंत्री का वर्चस्व ज्यादा बना गया, ठीक है, ऐसे कौन सा विवाद था, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद था, वो हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने कौन सी चुनौतियों का अपने आंतरिक मामलों को सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी टूट गई, 2 हिस्सों में हो गई, उसके बाद में उसको वापस कैसे खड़ा किया गया, तो इस बात में हम यह पढ़ेंगे। फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 1973-75 आते आते क्या हो गया कि अच्छे तरीके से लोकतंत्र हमने कायम किया था, आराम से बहुमत की सरकारें आ रही थी। तो ऐसा क्या हो गया था कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा लगने लगा, जैसे पहले विदेशी वाले ये अनुमान लगा रहे थे कि भारत इतना बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है,
तो ये लोकतंत्र को कैसे कायम करेगा, हमारी रूप कैसे देगा। तो हमें एक बार इस बात पढ़ते हैं तब ऐसा डर लगा था कि देख लो, हमने पहले ही ये जताया था कि आप इतने बड़े देश में लोकतंत्र को कायम नहीं रख सकते। तो इस बात में हमने ये देखा कि लोकतंत्र ऐसे गड़बड़ाता हुआ गया, परंतु वापस किस स्थिति में वापस संभला। तो इसमें हम आपातकाल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, आपातकाल क्या लगाना जरूरी था, या आपातकाल के बाद में उसके परिणाम क्या हुए। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र में हमारे संविधान में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी परिस्थिति बदल जाए, परंतु हम क्या नहीं कर सकते, लोकतंत्र को हटा नहीं सकते। यानी लोकतंत्र हटाना क्या है, कठिन है, यह इस बात में देखेंगे। फिर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये सारी घटनाएं होने के बाद 1980 का दौर आ गया। तो 1980 के दौर में धीरे धीरे ये मांगे उठने लगी कि हम एक अलग देश की मांग चाहते हैं, हम यहाँ अलग राष्ट्र की मांग चाहते हैं, या क्षेत्रवाद चाहते हैं, हम अलगाव की मांग चाहते हैं। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं उनको कैसे शांत किया जाए, क्योंकि हमारा देश है लोकतंत्र, और भारत में हमने विविधताओं को क्या दिया, पहचान दी हुई है। तो इनको हम रोक भी नहीं सकते कि आप ऐसा मांगे मत करो। तो इनको कैसे समझाया जाए, हम बल का प्रयोग करेंगे तो हमारे संविधान के खिलाफ होगा। तो इनसे किस तरह बातचीत करके या किस तरह इनको खुश करके क्या प्रावधान किए जाए, या कुछ विशेष छूट क्या दी जाए। तो इस बात में बड़े ने हमने क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं थी उनको कैसे शांत किया, और भारत का जो एकीकरण था उनको बनाए रखा। फिर अंतिम, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। 1989 के बाद में भारतीय राजनीति में नए बदलाव आ गए थे, क्योंकि सत्ता पहले कांग्रेस थी, धीरे धीरे संघर्ष करके और भी पार्टियों का वर्चस्व बढ़ गया था। तो हमारा जो स्पष्ट बहुमत है वो किसी एक पार्टी के लाने के लिए सही नहीं था, और वो आ नहीं रहा था। तो क्या किया, छोटे छोटे दलों का प्रभुत्व होगा। तो सरकार को स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए क्या चाहिए, गठबंधन की जरूरत पड़ी। तो 1989 से लेके 2004 तक धीरे धीरे कभी सरकारें आई। इसके बीच में हमारे लगभग एक साल रहते, इतने में प्रधानमंत्री चेंज होता था, कभी 6 महीने में चेंज होता था। तो इस दौर में क्या हुआ था, फिर 2004 और 2014 तक क्या नहीं है, गठबंधन की सरकारें रही, पूर्व गठबंधन हो गए थे। तो उसके बाद में 2014 के बाद में हम देखते हैं तो इतने लंबे समय कार्यकाल के बाद में स्पष्ट बहुमत हमें मिला। ठीक है, तो इन बातों में हम ये पढ़ेंगे। जब तक हमें इन चीजों की जानकारी नहीं होगी, हम केवल प्रश्न निकाल रहे हैं ये कौन से पाठ में से आया है या कौन सी किताब में से आया है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हमारी मानसिक में छवि नहीं बन पाएगी। और हम अगर हमें प्रश्न मान लो कई बार नहीं आ रहा है तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये कौन सी किताब से है या कौन से पाठ से है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, पूरे सिलेबस को स्टडी करना होगा कि हमें क्या पढ़ना है। अगर मन में आपकी ये छवि बन जाएगी कि हमारी ये चीजें दी गई है, फिर उसके अंदर हम जाएंगे तो आपके ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा।